बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में तारावती नाम की एक विधवा औरत रहती थी। कुछ साल पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अपने 7 साल के बेटे के साथ रहती थी। उसका लड़का बहुत ही समझदार और होशियार था, जिसका नाम था रमन। एक बार की बात है, कहीं से 3 डकैत एक बक्सा चोरी करके लाए और तारावती के पास आकर बोले, बहन जी, हम 3 मित्र व्यापार के लिए निकले हैं। हमारे पास कुछ जमा पूंजी है। हम यहाँ पर नए हैं और फिर हमारी यहाँ पर किसी से जान पहचान भी नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि इस जोखिम को कहाँ लेकर फिरे। आप इसे रख लीजिए, इसके बदले हम आपको कुछ पैसे दे देंगे और जब तक हम तीनों साथ मिलकर न लौटे तब तक यह बक्सा किसी को मत देना। तारावती ने सोचा, एक ही तो बक्सा रखना है, इसके बदले मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कुछ दिन तो घर का काम चलेगा। ठीक है भाई, मुझे लगता है आपका सामान बहुत कीमती है, इसलिए जल्दी से लेकर जाना। यहाँ चोर लुटेरे बहुत घूमते हैं, कहीं उनको पता लग जाए तो यह बक्सा उठा ले जाए। ठीक है बहन, हम तीनों जल्द ही आपसे यह बक्सा लेने आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। इतना बोलकर तीनों डकैत वहां से रवाना हुए। वो थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें एक दूध वाला दिखाई दिया, जो दूध लेकर बेचने जा रहा था। इन लोगों को दूध पीने की इच्छा हुई, मगर पास में बर्तन नहीं था। इसलिए दोनों डकैतों ने अपने तीसरे साथी को कहा, अरे छगन, यहाँ तो हम किसी को नहीं जानते। तुम ऐसा करो, उस औरत के पास जाओ और वहाँ से कोई बर्तन लेकर आओ। तब तक हम लोग यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तीसरा डकैत बर्तन लेने के लिए तारावती के घर की ओर चल पड़ा, लेकिन वह बहुत बड़ा लालची और चालाक आदमी था। रास्ते में उसकी नीयत बिगड़ गई। वो तारावती के पास आकर बोला, बहन जी, हम लोगों का विचार बदल गया है। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम आज ही दूसरे नगर में चले जाएंगे। इसलिए आप हमारा बक्सा लौटा दीजिए। मेरे दोनों मित्र वहाँ सामने खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बक्सा लेने के लिए भेजा है। लेकिन आपके एक साथी ने तो कहा था कि जब तक आप तीनों बक्सा लेने न आओ तब तक नहीं देना। इसलिए जब तक आप तीनों मिलकर बक्सा लेने नहीं आओगे तब तक मैं बक्सा आपको नहीं दूंगी। अरे बहन जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए अपने साथियों से यह बात पूछवा देता हूँ। आप जरा मेरे साथ बाहर चलिए। जब तारावती बाहर जाने लगी तो उसके लड़के रमन ने टोका, माँ, आप इस आदमी के साथ बाहर मत जाइए। मुझे इसकी नीयत में खोट लग रहा है, इसलिए यह अकेला आया है। बेटा, इतना कीमती सामान हमें क्यों रखना अपने पास? क्या पता कोई चोर लुटेरा इस बक्से को ले जाए और भुगतना हमें पड़े। इसलिए अच्छा यह रहेगा कि इस बक्से को दे दिया जाए। तारावती ने बाहर आकर उसके साथियों की तरफ देखा तो दोनों खड़े हैं। उसने बात पक्की करने के लिए उनको इशारे से पूछा, इसको दे दूं? अरे लगता है वह औरत पूछ रही है कि इसको बर्तन दे दूं। दोनों ने दूर से ही कह दिया, हाँ हाँ हाँ, उसको दे दो। तारावती अंदर आई और वो बक्सा निकालकर तीसरे डकैत को दे दिया। वह तीसरा डकैत दूसरे रास्ते से वहां से रवाना हो गया। दोनों साथियों ने बहुत देर तक इंतजार किया। फिर एक बोला, उस्ताद, यह छगन अब तक क्यों नहीं आया? कहीं अकेला माल लेकर तो फरार नहीं हो गया? अरे मूर्ख, तू कैसी बातें करता है? मैंने उस औरत को कहा था कि जब तक हम तीनों मिलकर ना आए तब तक किसी को बक्सा मत देना। उस्ताद, एक बार चलकर देख तो लो, आखिर क्या बात है? छगन अभी तक क्यों नहीं आया? वह दोनों विचार करने के बाद तारावती के घर पहुंचे। बहन, हमारा एक साथी दूध के लिए बर्तन लेने आया था, वो कहाँ गया? अरे कौन सा दूध, कौन सा बर्तन? उसने तो कहा था आप दोनों वह बक्सा मंगवा रहे हैं और आप लोग वहाँ उसका इंतजार कर रहे हैं। और फिर मैंने आपसे वह बक्सा देने के लिए पूछा था तो आप लोगों ने बोला भी तो था वह बक्सा उसको दे दो। इसलिए मैंने वह बक्सा तुम्हारे साथी को दे दिया। क्या वह अभी तक आपके पास नहीं पहुँचा? तुमने एक आदमी को बक्सा क्यों दे दिया, जबकि हमारी बात तो तीनों को साथ में देने की हुई थी? देखो भाई, जो बात थी वह मैंने आपको बता दी। ज्यादा से ज्यादा आप वह पैसे रख लीजिए जो जाते समय आप मुझे देकर गए थे। लेकिन उन दोनों डकैतों ने तारावती की कोई बात नहीं मानी और बात इतनी बढ़ गई कि राज दरबार तक जा पहुंची। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। मेरा नाम जग्गू है। हम 2 आदमी इस परदेश में नए हैं। हम व्यापार करने के लिए 3 लोग यहाँ पर आए थे।
हमारे पास कुछ जमा पूंजी थी जो हमने इस औरत के पास रख दी थी, और शर्त यह थी कि जब तक हम तीनों लौट कर ना आए तब तक वह जमा पूंजी किसी को ना दे। लेकिन इस औरत ने हमारे सारे पैसे एक ही आदमी को दे दिए। अब आप इसका फैसला कीजिए महाराज। राजा ने तारावती से पूछा, क्यों, क्या इन लोगों ने तुझे कोई बक्सा दिया था और ऐसा कहा था कि जब तीनों मिलकर आए तब लौटाना? जी महाराज, कहा था। तो फिर तुमने एक ही आदमी को बक्सा क्यों दे दिया? अब इन दोनों को भी अपना अपना हिस्सा मिलना चाहिए। अब तुम्हें अपनी जमीन जायदाद, गाय भैंस जो कुछ भी हो वह बेचकर इन लोगों का हिस्सा चुकाना पड़ेगा। यह हमारा आदेश है। इतना सुनकर तारावती रोने लगी। वो विधवा थी और घर में छोटा लड़का था। कमाने वाला कोई था नहीं। अगर संपत्ति नीलाम हो जाएगी तो गुजारा कैसे होगा। अपने भाग्य को रोती पीटती घर जा रही थी कि रास्ते में उसे अपने बेटे रमन को आते देखा। रमन ने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो उसे रहा नहीं गया और वह पूछने लगा, माँ, क्या हुआ? अब क्यों रो रही हो? तारावती ने रमन को सारा किस्सा सुनाया। क्या करूं बेटा, मेरी तकदीर ही ऐसी फूटी। न ही मैं उनका बक्सा लेती और न ही हमारे साथ ऐसा होता। माँ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे ये लोग ठीक नहीं लग रहे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये सब आपके तकदीर का कसूर नहीं है, उस राजा की खोपड़ी का कसूर है। संयोग से राजा भेष बदलकर वहीं से गुजर रहा था। उसने माँ बेटे की बात सुन ली। वो उनके पास आकर पूछने लगा, क्या बात है बेटा, तुम लोग कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो और ये औरत रो क्यों रही है? अरे चाचा जी, बात यह है कि अपने नगर का राजा है, जबकि मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। उन्हें न्याय करना नहीं आता। मेरी माताजी के मामले में उन्हें गलत फैसला सुना दिया। उस छोटे से बच्चे की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और बोला, अगर तुम राजा की जगह होते तो कैसा न्याय करते? अगर राजा को न्याय करवाने की गरज होगी तो मुझे दरबार में बुलाएंगे, फिर मैं न्याय करूंगा। दूसरे दिन राजा ने रमन को बुलाया। तारावती और दोनों डकैतों को भी बुलाया गया। राजा ने पूरा मामला रमन को सौंप दिया। रमन ने मुकदमा चलाते हुए पहले तारावती से पूछा, क्या माताजी, इन तीनों सज्जनों ने आपको बक्सा संभालने के लिए दिया था? हाँ। माताजी, क्या इन तीनों ने यह बात कही थी कि हम तीनों मिलकर बक्सा लेने आए तभी उनको देना? हाँ, कहा था। रमन अब दोनों डकैतों की ओर मुड़कर बोला, अरे फिर तो कोई झगड़े की बात ही नहीं। आपने ऐसे ही कहा था ना कि जब हम तीनों मिलकर आए तभी हमें बक्सा लौटा देना। जी बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही हमने इस औरत से तय किया था कि जब हम तीनों मिलकर आए तभी बक्सा लौटाना है। ये है माताजी, तो अभी भी आपको आपका बक्सा लौटाने को तैयार है, मगर आप ही अपनी शर्त मानने से इनकार कर रहे हो। मगर वो कैसे? आप तीनों साथी मिलकर आओ, अभी आपको आपकी अमानत दिलवा देता हूँ। आप तो दो ही हो, आपका तीसरा साथी कहाँ है? उसे बुला कर लाओ, जब तीनों साथ में आओगे तभी आपका बक्सा मिलेगा। आप बेवजह माताजी को परेशान कर रहे हो। इतना सुनकर दोनों डकैत वहाँ से रवाना हो गए। सारी सभा दंग रह गई। सच्चा न्याय तोलने वाले प्रतिभा बालक की चतुराई देखकर राजा भी बड़ा प्रभावित हुआ। यह कहानी एक दामोदर नाम के व्यक्ति की है। उसके पास एक बहुत बड़ा खेत था। वह अपने खेत में खेती किया करता था। इससे उसका गुजारा काफी अच्छा चल रहा था। दामोदर अपनी बेटी तारा के साथ रहता था। कुछ वर्ष पहले ही उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। उसने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया था। दामोदर तारा के लिए एक योग्य वर की तलाश करने लगा, परंतु इस बात से तारा खुश नहीं थी। एक दिन तारा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे किसी से विवाह नहीं करना। अरे मेरी प्यारी बच्ची, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि एक न एक दिन लड़कियों को जिफा करके अपने घर जाना ही होता है। क्यों पिताजी, क्या यह मेरा घर नहीं है? अरे नहीं मेरी बच्ची, यह तू कैसी बातें कर रही है? यह जो कुछ भी है सब तेरा ही तो है। तो फिर पिताजी, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे विवाह नहीं करना। अगर मैं विवाह करके चली गई तो मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, और उसके बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? बेटी, मैं तो कुछ वर्षों का मेहमान हूँ। मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा? उसके बाद तू अकेली रह जाएगी। इसलिए अच्छा यही है कि तू अभी समय से विवाह कर ले, ताकि तू अपने घर में आराम से रह सके और तुझे किसी बात की चिंता ना हो।
इतना कहकर दामोदर खेत में चला जाता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन दामोदर का एक रिश्तेदार उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे भाई दामोदर, मैंने तुम्हारे बेटे के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा है। लड़का शहर में नौकरी करता है, उसका घर बार और लड़का भी बहुत ही अच्छा है, इसलिए तुम तारा बिटिया का रिश्ता उसी से कर दो। तब दामोदर उसकी बात मान लेता है और उसके बाद लड़के के घर वाले तारा को देखने आते हैं। दामोदर को वह लड़का पसंद आ जाता है। लड़के वाले दामोदर से जितने दहेज की मांग करते हैं, दामोदर उतना दहेज देने के लिए मान जाता है। दामोदर सोचता है, आखिर तारा मेरी इकलौती बेटी है, क्यों न मैं उसका विवाह बड़ी धूमधाम से करूं। आखिर मुझे ये जमीन जायदाद अपने साथ थोड़े ही लेकर जानी है। दामोदर अपना आधा खेत बेचने का निर्णय लेता है और अपनी बेटी का विवाह चंदू के साथ धूमधाम से कर देता है। शुरुआत में तो सब सही चल रहा था। तारा का पति शहर में नौकरी करता था, इसलिए वह कई दिनों बाद ही घर आया करता था। तारा की सास कलावती और उसकी ननंद चंपा दोनों बहुत ही घमंडी थी। तारा जब भी खाना बनाती, वे दोनों हमेशा उसके खाने में कमियां निकालती। हे भगवान, कितना बेस्वाद खाना बनाया है, इसे देखकर तो मेरा मन ही भर गया। माँ जी, आखिर खाने में कमी क्या है? एक तो गलती करती है और ऊपर से जबान भी लड़ाती है। नहीं माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही है। भाभी, क्यों आप खामखा ही माँ से बहस कर रही हो? आगे से खाना ठीक से बनाना। तारा कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती। एक दिन कलावती तारा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, ला बहू, तेरे पास जितने भी गहने हैं सब मुझे दे दे। परंतु माँ जी, वह गहने तो मेरे हैं, आप इन गहनों का क्या करोगी? भगवान, कैसी बहू दे दी तूने मुझे। अरे तू तो मुझसे हर बात में बहस करने लग जाती है। माँ जी, मैं आपसे बहस नहीं कर रही हूँ, मैं तो केवल आपसे पूछ रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैंने कहा ना, चुपचाप वो गहने मुझे ला कर दे दे। अरे मैं इस घर की बड़ी हूँ और सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं इन गहनों को अपने पास संभाल कर रख लूंगी। तारा अपनी सास की बात मान जाती है और अपने सारे गहने कलावती को दे देती है। कलावती और चंपा सारा दिन हुक्म चलाती और तारा से सारा घर का काम करवाती। एक दिन कलावती चंपा से कहती है, तुझे पता है, जो हमारी पड़ोसन है ना, वह बता रही थी कि उसकी बहू कितना दहेज लेकर आई है। वह तो अपनी बहू की खूब तारीफ कर रही थी, और एक हमारी बहू को देखो, जो उसने हमें इतने कम में निपटा दिया। अरे हमारा बेटा तो हीरा है, हीरा। ऐसे बेटे के लिए तो ज्यादा दहेज बनता था। अरे माँ, तो अब और मांग लो ना। तुम भाभी को बोलो वह अपने पिता से कुछ रुपए लेकर आएगी। वैसे भी भाभी अपने पिता की इकलौती संतान है, तो जो भी उसकी जमीन जायदाद है वह सब भाभी की ही तो हुई। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। कलावती तारा के पास जाकर उससे कहती है, हमें और दहेज चाहिए। तुमने उस समय हमें बहुत ही कम दहेज दिया था। माँ जी, आपने मेरे पिताजी से जितना कहा था, उन्होंने उससे ज्यादा ही दिया था। उन्होंने दहेज की वजह से अपने आधे से ज्यादा खेत बेच दिया। अब भला मेरे पिता पैसे कहाँ से लाएंगे? उनके पास जितनी भी जमा पूंजी थी, उन्होंने वो भी दे दी थी। तब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे और दहेज चाहिए। इस बारे में तू अपने पिता से जाकर बात कर। मैं अपने पिता से पैसे मांगने नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं तुझे अभी बताती हूँ। कलावती तारा को खूब मारती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन कलावती तारा से फिर से कहती है, बहू, मेरी बात तेरे समझ में नहीं आती। मैंने कितनी बार तुमसे कह लिया कि अपने पिता से कुछ पैसे मांग कर ला, पर तू है जो मेरी बात सुनती ही नहीं। माँ जी, मैंने भी आपसे कितनी बार कह लिया कि मैं अपने पिता से पैसे नहीं लाऊंगी तो नहीं लाऊंगी। अगर पैसे नहीं लाएगी तो निकल जा मेरे घर से। जब तक पैसे लेकर ना आए तब तक इस घर में मत घुसना। माँ जी, भगवान के लिए आप मेरे साथ ऐसा ना करें। मेरे पिता के पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। कलावती और चंपा दोनों ही उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद तारा अपने पिता के पास आ जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। तब दामोदर कहता है, कोई बात नहीं बेटी, मैं तुझे कुछ रुपए दे देता हूँ। कम से कम इससे तेरा घर तो बर्बाद नहीं होगा। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए, यह सब गलत है। वह लोग दहेज के भूखे हैं। अगर आप एक बार दोगे तो वह बार बार मांगेगी।
मैं तुम्हारे ससुराल वालों से जाकर बात करता हूँ और उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद वह मेरी बात मान जाए। दामोदर कलावती के पास जाता है और उससे कहता है, देखिए समधन जी, आप मेरी बेटी के साथ जो व्यवहार कर रही है वो गलत है। कलावती दामोदर की किसी बात पर ध्यान नहीं देती और बार बार उससे पैसों की मांग करती है। ठीक है, मैं अपना खेत बेचकर आपको पैसे दे दूंगा, परंतु इसके बारे में तारा को पता नहीं चलना चाहिए और ना ही आप दोबारा कभी उस पर हाथ उठाएंगी। ठीक है, अगर तुम हमें पैसे दे दोगे तो हम तुम्हारी बेटी को कभी परेशान नहीं करेंगे। दामोदर अपने घर आ जाता है और अपनी बेटी को समझाता है। बेटा, मैंने तुम्हारे ससुराल वालों को समझाया है और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वह आगे से तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। अब तुम अपने घर जा सकती हो। तारा अपने पिता की बात मान जाती है और वापस अपने ससुराल लौट जाती है। दामोदर अपने खेत का बचा हुआ हिस्सा भी बेचकर उससे जितने भी पैसे मिलते हैं वह सब कलावती को दे देता है। मैंने अपनी बेटी की खातिर अपनी सारी जमीन बेच दी, अब भगवान के लिए उससे कुछ मत कहना। कलावती बहुत खुश हो जाती है और वह कुछ दिनों के लिए तारा को परेशान करना बंद कर देती है, परंतु कलावती दोबारा अपना असली रंग दिखाने लग जाती है। तारा अपनी सास के सारे जुल्म सहती। वह सोचती, कम से कम मेरी सास अब पैसे की मांग तो नहीं कर रही। एक दिन तारा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे कुछ दिन के लिए अपने पिता के पास जाना है। कई दिन से मुझे लग रहा है कि वह जरूर किसी परेशानी में है। तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। माँ जी, मेरे पिता अकेले रहते हैं और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मेरा इतना तो अधिकार बनता है कि मैं एक बार उनसे जाकर मिलूं और उनका हाल चाल पूछ लूं। मैंने बोल दिया ना, कहीं नहीं जाना तो कहीं नहीं जाना, समझ गई ना तुम? तारा मन मारकर रह जाती है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं, मगर यह सब तारा कब तक बर्दाश्त करती। इसलिए वह निर्णय करती है कि आज तो वह अपने पिता से मिलने जरूर जाएगी। तब वो कलावती के पास जाती है और कहती है, माँ जी, मुझे अपने पिता से मिलना है, कृपया करके आप मुझे जाने दीजिए। अरे, मेरी बात तेरे दिमाग में नहीं घुसती? मैंने कितनी बार तुझे बोल दिया तू कहीं नहीं जाएगी। अगर तू गई तो इस घर में तुम्हें कभी वापस नहीं आने दूंगी। ठीक है माँ जी, पर मुझे अपने पिता से मिलना ही होगा, इसलिए मैं उनसे मिलने आज जरूर जाऊंगी। कलावती तारा को रोकती है, पर तारा उसकी कोई बात नहीं सुनती और वह अपने पिता से मिलने अपने मायके चली जाती है। जब तारा वहाँ पर आकर देखती है तो कोई और ही व्यक्ति मिलता है। तारा उस व्यक्ति से पूछती है, आप कौन हैं और मेरे पिता के घर में क्या कर रही हैं? अब ये हमारा घर है। हमने कुछ महीने पहले ही दामोदर नाम के एक व्यक्ति से इस घर को खरीदा है। जब तारा ये बात सुनती है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। तारा घर के बाहर बैठकर रोने लगती है। वह सोचती है, आखिर मेरे पिता ने ऐसा क्यों किया और वह अब कहाँ चले गए? तारा की ऐसी हालत देखकर उसका पड़ोसी उसके पास आता है और उसे सारी बात बता देता है। बेटा, तुम्हारी सास एक दिन यहाँ आई थी और बार बार पैसों की मांग कर रही थी। उसने तुम्हारे पिता को धमकी दी थी कि अगर वह उसे और पैसे नहीं देगा तो वह तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। तब दामोदर ने अपने इस घर को भी बेच दिया। चाचा जी, क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता इस समय कहाँ पर है? मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि काफी समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हो गया। जब तारा यह बात सुनती है तो उसे बहुत गहरा झटका लगता है। थोड़ी देर बाद वह अपने ससुराल चली जाती है। अपने ससुराल पहुंचकर वह कलावती से कहती है, निकल गई तुम्हारे मन की भड़ास, मिल गए तुम्हें पैसे, अब तो खुश हो गई ना तू। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है वो अच्छा नहीं किया। तुझे अपने कर्मों का फल एक दिन जरूर भुगतना होगा। और रही बात मेरी, तो मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए यह घर छोड़कर। मैं कसम खाती हूँ, इस घर में मरते दम तक नहीं आऊंगी। इतना बोलकर तारा हमेशा के लिए अपना ससुराल छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन बाद चंदू वापस घर आता है। माँ जी, आप सब लोग इतने उदास क्यों हैं? और तारा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। बेटा, तारा यह घर छोड़कर चली गई। तेरे जाने के बाद उसने हम पर बहुत जुल्म किया। वह मुझे और तेरी बहन को घर से बाहर निकाल रही थी, लेकिन शुक्र है तुम्हारे चाचा जी का
जो समय पर आ गए। उन्होंने तुम्हारे ससुर जी को बुलाया और तारा को उसके साथ ही भेज दिया। परंतु चंदू को उन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वह तारा के घर जाने का निर्णय लेता है और वहां जाकर देखता है कि अब वहां पर कोई और रहने लगा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद वह उनके पड़ोसी से पूछता है, चाचा जी, तारा और पिताजी कहाँ हैं? और ये लोग कौन हैं जो उनके घर में घुसे हैं? वह व्यक्ति चंदू को सारी बात बता देता है। जब चंदू ये सब बात सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे पीछे से तारा के साथ कितना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। धिक्कार है मुझ पर। उसके बाद वह अपने घर जाता है और कलावती से कहता है, माँ, आपने जो कुछ भी तारा के साथ किया वह बहुत ही गलत किया है। आखिर हमारे पास किस चीज की कमी थी जो आपने पैसों की खातिर उनको इतना परेशान किया? इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा और आज के बाद मैं आपके साथ भी नहीं रहूँगा और अपने मरते दम तक आपका चेहरा नहीं देखूंगा। जब कलावती ये सब बात सुनती है तो वह रोने लगती है। बेटा, भगवान के लिए मुझे माफ कर दे। अगर तू मुझे छोड़कर चला गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी? कौन है मेरा जो बुढ़ापे में मेरी देखभाल करेगा? परंतु इस बार चंदू उसे क्षमा नहीं करता और अपना घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चंदू तारा को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि तारा वहीं पास के गांव में रहती है। तब वो तारा के पास जाता है। तारा, मेरे साथ चलो। तुम बिना मेरा इंतजार किए घर छोड़कर कैसे आ गई? कम से कम मेरे आने का तो इंतजार कर लिया होता। तुम्हारा इंतजार कर लेती, लेकिन कब तक? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ कितना जुल्म हुआ। तुम्हारी माँ ने पैसे के लालच में मेरे पिता को खत्म कर दिया। मैंने कसम खाई है कि मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब सच्चाई पता चल गई है। इसलिए मैं भी वो घर हमेशा के लिए छोड़कर तुम्हारे पास आ गया हूँ। मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊँगा और तुम्हें शहर में अपने पास ही रखूंगा। तारा ये सब बात सुनती है तो वह चंदू के साथ चलने को तैयार हो जाती है। उसके बाद वो कभी अपनी माँ से नहीं मिले